हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं जानकी निषाद एडवोकेट आज आप लोगों के लिए आईपीसी के तहत भारतीय दंड संहिता के तहत एमसीक्यू क्वेश्चन का बैंक लेकर आया हूं। यानी आपको आज अथाह क्वेश्चन दूंगा, इतना क्वेश्चन दूंगा कि आपको कोई भी एआईबी का एग्ज़ाम हो, एआईबीई का हो, जुडिशरी का हो, क्लैट का हो, एलएलबी के किसी टॉपिक्स हो, यानी आईपीसी से संबंधित कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। 500 प्लस क्वेश्चनों का वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आया हूं, तो पूरा वीडियो देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद किसी अन्य वीडियो को आईपीसी के लिए देखने की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत ही मेहनत से वीडियो लाए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो भाग 1 होगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए चलो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय दंड संहिता को गवर्नर जनरल की सहमति कब मिली? इसका ऑप्शन ए है 3 अक्टूबर 1850, ऑप्शन बी है 5 अक्टूबर 1852, ऑप्शन सी है 6 अक्टूबर 1860 और ऑप्शन डी है 7 अक्टूबर 1865। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा सी वाला, 6 अक्टूबर 1860 को सहमति मिली। क्वेश्चन नंबर 2, गलत तरीके से गुप्त रूप से कैद करना किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए आईपीसी की धारा 344, ऑप्शन बी आईपीसी की धारा 345, ऑप्शन सी आईपीसी की धारा 346 और ऑप्शन डी है आईपीसी की धारा 347। तो इसका आंसर होगा आईपीसी की धारा 346 के तहत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 1837 में भारतीय दंड संहिता का मसौदा प्रस्तुत करने के लिए मसौदा समिति की समीक्षा किसने की थी? ऑप्शन ए है श्री बांस पिकाक, ऑप्शन बी श्री राज गोपालाचारी, ऑप्शन सी सर डब्ल्यू कोलविली और ऑप्शन डी ए और सी दोनों। दोस्तों, इसका आंसर होगा डी, दोनों होंगे सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता के तहत मुकदमा चलाने का अधिकार? ऑप्शन ए अन्य कानूनों के प्रावधानों से प्रभावित है, ऑप्शन बी अन्य कानूनों के प्रावधानों से प्रभावित नहीं है, ऑप्शन सी कंपनी अधिनियम के प्रावधानों से प्रभावित लागू नहीं है और ऑप्शन डी है मिकिर हिल्स के क्षेत्रों में लागू नहीं है। तो इसका आंसर होगा बी, अन्य कानूनों के प्रावधानों से प्रभावित नहीं है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात आती है। क्वेश्चन नंबर 5 की, अलगाव के दौरान एक पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग करना इसके अंतर्गत आता है? आईपीसी की धारा 374 ए, आईपीसी की धारा 375 ए, आईपीसी की धारा 376 ए, आईपीसी की धारा 377 ए। दोस्तों, इसका आंसर होगा सी, आईपीसी की धारा 376 ए के तहत। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, दंडात्मक कानून के अस्पष्ट शब्दों की व्याख्या के संबंध में न्यायालय के कर्तव्य से एक को छोड़कर सभी सत्य। ऑप्शन ए, अदालत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या आरोपित अपराध कानून के शब्दों के अंतर्गत भीतर है। ऑप्शन बी, यदि किसी दंडात्मक कानून की कानूनी भाषा को बढ़ाए बिना उसकी व्याख्या करने का एकमात्र उचित तरीका वह है जो अभियुक्त के विरुद्ध जाता है, तो इसे पूरी तरह बरकरार रखा जाना चाहिए। ऑप्शन सी, यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अस्पष्ट वाले शब्दों के व्यापक और उदार अर्थों में व्याख्या करे। और ऑप्शन डी है, यदि दंडात्मक कानून अनिश्चित या अस्पष्ट है या दोनों व्याख्याओं में सक्षम है तो अस्पष्टता का लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिए। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा बी, यदि किसी दंडात्मक कानून में किसी भाषा को बनाए रखने बढ़ाए बिना उसकी व्याख्या करने का एकमात्र उचित तरीका हुआ है जो अभियुक्त के विरुद्ध जाता है, तो इसे पूरी तरह बरकरार रखा जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लोक सेवक द्वारा उसकी हिरासत में मौजूद महिला के साथ संभोग के तहत मामला दर्ज किया जाता है। आईपीसी का सेक्शन 373 बी, आईपीसी का सेक्शन 374 बी,
आईपीसी का सेक्शन 375 बी, आईपीसी का सेक्शन 376 बी। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो आंसर होगा डी, आईपीसी की धारा 376 बी के तहत मामला बनता है। मौत, आजीवन कारावास या 10 साल की कैद से दंडनीय अपराध का आरोप लगाने की धमकी देकर जबरन वसूली के साथ निपटा जाता है। आईपीसी की धारा 385, आईपीसी की धारा 386, आईपीसी की धारा 387 और आईपीसी की धारा 388। तो इसका दोस्तों आंसर होगा डी, आईपीसी की धारा 388 के तहत मामला बनता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। आपराधिक मनस्थिति में शामिल है ए, मूल इरादे के अपराध, बी, सट्टा इरादे के अपराध, सी, विशिष्ट इरादे के अपराध, डी, ए और सी दोनों। तो इसका आंसर होगा डी, ए और सी दोनों, यानी आपराधिक मनस्थिति में मूल इरादे के अपराध और विशिष्ट इरादे के अपराध शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 10। आरोपी ने सिटी ए से सिटी बी और फिर सिटी सी की फ्लाइट में हेरोइन के 2 मामले बुक किए। सिटी सी पहुंचने पर उसने हेरोइन इकट्ठा नहीं की। उन पर सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क कानूनों के तहत भांग के आयात पर प्रतिबंधों की धोखाधड़ी से बचने में जानबूझकर चिंतित होने का आरोप लगाया गया था। उसे आरोपित अपराध के लिए दोषी ठहराया गया क्योंकि उसने दोषी इरादे से किए गए, जानबूझकर किए गए कार्यों से आयात को अंजाम दिया था। आरोपी पीड़ित को एक झोपड़ी में ले गया और उसके सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी। इसे आकस्मिक मौत का रूप देने के लिए शव को चट्टान पर लुढ़का दिया गया। मेडिकल रिपोर्ट्स पता चला कि मौत एक्सपोजर के कारण हुई थी और यह झोपड़ी में नहीं हुई थी। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ए, आरोपी दोनों मामलों में हत्या का दोषी है, बी, आरोपी पहले मामले में दोषी नहीं है हालांकि दूसरे मामले में हत्या का दोषी है, सी, आरोपी किसी भी मामले में दोषी नहीं है, और डी ऑप्शन है आरोपी पहले मामले में दोषी है और दूसरे मामले में दोषी नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी वाला, आरोपी पहले मामले में दोषी नहीं है हालांकि दूसरे मामले में हत्या का दोषी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। लेनदारों के बीच वितरण को रोकने के लिए संपत्ति आदि को धोखाधड़ी से हटाना या छुपाना इसके अंतर्गत आता है। आईपीसी की धारा 421, बी, आईपीसी की धारा 422, सी, आईपीसी की धारा 423 और डी है आईपीसी की धारा 424। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए वाला, आईपीसी की धारा 421 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सी और एफ ने सी को किसी हीरोइन ठीक करने के लिए आमंत्रित किया। प्रत्येक ने अपनी अपनी सिरिंज भरी और एक रात के दौरान कई बार एक दूसरे को इंजेक्शन लगाए। अगली सुबह कारण के प्रश्न पर एक की मृत्यु हो गई। अब इसमें कौन क्या होगा? ऑप्शन ए, सी को हत्या का दोषी ठहराया जाना चाहिए, सी को हत्या का दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए, सी को केवल हीरोइन रखने के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए, और डी, सी ना तो हीरोइन रखने का दोषी है और ना ही मौत का दोषी है। दोस्तों इसका आंसर होगा ए, सी हत्या का दोषी ठहराया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने डी को उसकी इच्छा के विरुद्ध पकड़ रखा था, उसके शरीर को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। उसने पुलिस अधिकारी पर बंदूक से गोली चलाई जिसने जवाबी फायरिंग की जिसमें डी मारा गया। कार्य कारण के प्रश्न पर न्यायालय का पहला कदम निम्नलिखित में से कौन सा होना चाहिए? अब इसका आंसर ए होगा, अदालत को आरोपी तुरंत दोषी ठहराया जाना चाहिए। बी, न्यायालय को जूरी को यह निश्चित करने का निर्देश देना चाहिए कि अभियुक्त ने पहली गोली चलाई। सी, पुलिस अधिकारी को दोषी ठहराया जाना चाहिए। डी, ए और बी दोनों
सही हो सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर है डी, यानी ए और बी दोनों मामलों में अदालत को आरोपी तुरंत दोषी ठहराया जाना चाहिए और न्यायालय को जूरी को सूचित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए ने अभियुक्त ने पहली गोली चलाई। क्वेश्चन नंबर 14 को देखें। चोरी की संपत्ति को चोरी हुआ जानकर उसे छुपाने या निपटाने में सहायता करना इसके अंतर्गत आता है। आईपीसी की धारा 441 बी, आईपीसी की धारा 412, आईपीसी की धारा 413, आईपीसी की धारा 414। दोस्तों इसका आंसर होगा डी, आईपीसी की धारा 414 के तहत। क्वेश्चन नंबर 15। एक को छोड़कर सभी कानूनी आपराधिक मनस्थिति के बारे में गलत बयान है। ए, इसका तात्पर्य किसी विशेष अपराध के लिए आवश्यक मानसिक तत्व से है। बी, मानसिक तत्व या तो तत्काल कार्य करने का इरादा हो सकता है या परिणाम लाने का हो सकता है। सी, एक्टस रीस का गठन करने वाले तत्वों के संबंध में इरादा या लापरवाही। डी, इरादे को हमेशा संतोषजनक ढंग से परिभाषित किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी वाला, इरादे को संतोषजनक ढंग से परिभाषित किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। शरारत के तहत निपटा जाना चाहिए। ऑप्शन है ए, आईपीसी की धारा 426, ऑप्शन बी, आईपीसी की धारा 427, ऑप्शन सी, आईपीसी की धारा 428 और ऑप्शन डी है आईपीसी की धारा 429। दोस्तों इसका आंसर होगा ए वाला, आईपीसी की धारा 426 के तहत शरारत के लिए निपटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस पर अनुमान का नियम लागू होता है। ए है वोलेंटी नॉन फिट इंजुरा, बी मर्सरी, डी मिनिमल्स नॉन क्यूरेट सिलेक्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी वाला, मर्सरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों के लिए विशुद्ध रूप से तकनीकी अर्थ में आपराधिक शिकायत की स्थिति क्या है। ऑप्शन ए, इसकी स्थिति वही है जो अंग्रेजी आपराधिक कानून के तहत है। इसका अब कोई अनुप्रयोग नहीं है। इसका अप्रत्यक्ष अनुप्रयोग है। ए और बी बी और सी दोनों है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी वाला। डी वाला ऑप्शन ज़्यादातर सही है, दोनों बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 19। गुप्त गृह अतिक्रमण या गृह भेदन को इसके अंतर्गत निपटाया जाता है। आईपीसी की धारा 452, आईपीसी की धारा 453, आईपीसी की धारा 454 और आईपीसी की धारा 455। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, आईपीसी की धारा 453 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी विवाहित महिला के साथ क्रूरता करने पर सजा का प्रावधान है। ऑप्शन है ए, आईपीसी की धारा 497, आईपीसी की धारा 498, आईपीसी की धारा 498 ए, आईपीसी की धारा 500। दोस्तों इसका आंसर होगा आईपीसी की धारा 498 ए। किसी महिला को, विवाहित महिला को साथ अगर उसकी क्रूरता होती है तो 498 के तहत सजा का प्रावधान किया गया है। डी, निम्नलिखित में से 21 क्वेश्चन है। कौन सा एक प्रकार का कानूनी दोष है जिसमें आवश्यक रूप से मानसिक स्थिति शामिल नहीं है। ए, लापरवाही, बी, इरादा, सी, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा दोस्तों लापरवाही। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने आईपीसी की धारा 10C लागू की है। ऑप्शन है ए, 1972 का संशोधन अधिनियम 10, बी 1974 का संशोधन अधिनियम 30,
1976 का संशोधन अधिनियम 40, 1980 का संशोधन अधिनियम 42। इसका आंसर होगा बी, 1974 का संशोधन अधिनियम 30 के तहत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, दोषी मानसिक स्थिति का अनुमान इसका एक भाग है। ऑप्शन है ए आईपीसी की धारा 7C, बी है आईपीसी की धारा 8C, सी है आईपीसी की धारा 9C और डी है आईपीसी की धारा 10C। तो इसका आंसर होगा डी, आईपीसी की धारा 10C। क्वेश्चन नंबर 24, रात में घर तोड़ने व आदि में संयुक्त रूप से शामिल कई व्यक्तियों में से किसी एक की मृत्यु या गंभीर चोट का निपटारा किया जाता है। आईपीसी की धारा 458, आईपीसी की धारा 459, आईपीसी की धारा 460 और आईपीसी की धारा 461। तो इसका आंसर होगा सी वाला, आईपीसी की धारा 460 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस मामले में धारा 10C का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन है ए देवकी बनाम राज्य केरल 2000, बी देवमणि बनाम राज्य मद्रास 1983, सी है देवराज बनाम पंजाब राज्य 1992, डी है देवीलाल बनाम राज्य दिल्ली प्रशासन 1986। इसका आंसर होगा बी वाला, देवमणि बनाम राज्य मद्रास 1983। क्वेश्चन नंबर 26, एक पुरुष ने धोखे से एक ऐसी महिला को जो उससे कानूनी रूप से विवाहित नहीं है या विश्वास दिलाया कि वह उससे कानूनी रूप से विवाहित है और इस संबंध में उसके साथ सहवाग करती है। तो आईपीसी की धारा 493, आईपीसी की धारा 494, आईपीसी की धारा 495, आईपीसी की धारा 496। इसका ऑप्शन होगा ए, आईपीसी की धारा 493 तक। क्वेश्चन नंबर 27, अन्य अपूर्ण अपराधों में से एक को छोड़कर सभी झूठे हैं जिनमें अभियुक्त की ओर से कानूनी गलती की आवश्यकता नहीं है। नंबर ए अर्थ आपराधिक मामले जो सार्वजनिक हित में दंड के तहत निर्दिष्ट हैं, बी सार्वजनिक उपद्रव मानहानि अदालत की अवमानना के मामले, सी आपराधिक कार्यवाही वाले मामले लेकिन नागरिक कानून अधिकार लागू करने का तरीका, और डी है घरेलू हिंसा के मामले। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन होगा डी, घरेलू हिंसा वाले मामले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, दोस्तों निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी निगम पर मुकदमा चलाया जा सकता है। ऑप्शन है ए यदि यह दंड संहिता की धारा 10 के तहत एक व्यक्ति, ऑप्शन बी यदि दंड संहिता की धारा 11 के तहत एक व्यक्ति, ऑप्शन सी यदि दंड संहिता की धारा 12 के तहत एक व्यक्ति, और ऑप्शन डी है यदि दंड संहिता की धारा 14 के साथ एक व्यक्ति। तो इसका आंसर होगा बी, यदि दंड संहिता की धारा 11 के तहत एक व्यक्ति के ऊपर निगम के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। ऑप्शन होगा 29। प्रश्न 29वां प्रश्न, कानून की उक्त इम्पोर्टिया एक्सक्यूसेट लेगम का कानून की किस नीति से घनिष्ठ संबंध है। ऑप्शन है ए लेक्स कोर्टिक इम्पोजिशन, बी लेक्स विज्ञापन असंभव, ऑप्शन सी लेक्स नॉन कॉजिट एंड इम्पॉसिबल, डी लेक्स एक्टस रिस इम्पॉसिबिलिस। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, लेक्स नॉन कॉजिट एंड इम्पॉसिबिलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो भाई एक कमरे के फर्श पर सो रहे हैं। पीड़िता को आधी रात के आसपास आरोपी ने दाव से मार डाला जब पीड़िता गहरी नींद में थी।
बचाव पक्ष ने कहा कि सपने में आरोपी का कोई गला घोट रहा था, इसलिए उसने अपने हमलावर को पकड़ने के लिए बिस्तर के सिरहाने रखे दाव को बाहर निकाला। हालांकि दाव ने उसके भाई को मारा और उसे मार डाला। अभियुक्त को आपराधिक दायित्व के तहत दोषी ठहराया जाना चाहिए। ऑप्शन बी है आरोपी को आपराधिक दायित्व से मुक्त किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी यह स्वचालितता का मामला है। ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा, आंसर जो सही है वो है डी, दोनों, बी और सी दोनों। यानी अभियुक्त आरोपी को आपराधिक दायित्व से मुक्त किया जाना चाहिए और यह स्वचालितता का मामला बनता है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस मामले में सबूत की डिग्री और उचित संदेह के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक आपराधिक मुकदमे में सबूत की डिग्री एक नागरिक कार्रवाई में आवश्यक की तुलना में अधिक सख्त है। आपराधिक मुकदमे में मामले के तथ्य और परिस्थितियां कितनी भी पेचीदा क्यों न हो, आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सभी उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए। आईपीसी की धारा 498A, भारतीय साक्ष्य की धारा 113A की शुरुआत के बाद कोई भी बदलाव नहीं होता है। अधिनियम संदेह उचित व्यक्ति का होना चाहिए और अपनाया गया मानक विशेष विषय वस्तु पर विचार करते हुए निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए एक उचित और न्यायपूर्ण दायित्व द्वारा अपनाया गया मानक होना चाहिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल राज्य बनाम ओरीलाल जायसवाल 1994। बी है इंदर सिंह बनाम राज्य दिल्ली प्रशासन 1978। सी है उमाशंकर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1979। और डी है धर्मदास दधवानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1974। दोस्तों इसका आंसर होगा ए वाला, पश्चिम बंगाल राज्य बनाम ओरीलाल जायसवाल 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, पति या पत्नी के जीवन कार्य के दौरान दोबारा शादी करना किसके अंतर्गत अपराध आता है? ऑप्शन ए आईपीसी की धारा 493, ऑप्शन बी आईपीसी की धारा 494, ऑप्शन सी आईपीसी की धारा 495 और ऑप्शन डी आईपीसी की धारा 496। दोस्तों इसका ऑप्शन होगा बी, आईपीसी की धारा 494 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस मामले में संदेह की तर्कसंगतता के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने संकेत दिया? न्यायालय की अंतरात्मा कभी भी किसी नियम से बधी नहीं हो सकती, लेकिन जो हो आ रहा है वह स्वयं निर्णय की चेतना और विवेकपूर्ण अभ्यास को निर्धारित करता है। उचित संदेह के केवल संदेह की वह डिग्री है जो एक उचित और न्यायपूर्ण व्यक्ति को निष्कर्ष पर पहुंचने की अनुमति देती है। संदेह की तर्कसंगतता जांच किए जाने वाले अपराध की प्रकृति के अनुरूप होनी चाहिए। कानून के अनुसार दोषी को छोड़ देना न्याय नहीं होगा। इसका ऑप्शन होगा ए, गुरबचन सिंह बनाम सतपाल सिंह 1990। बी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी बनाम किशन सिंह 1969। सी, अश्रुबिंद रे बनाम चित्तरंजन बनर्जी 1978। और डी है इनमें से कोई नहीं, गुरबचन सिंह बनाम सतपाल सिंह 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय दंड संहिता के धारा 467 के तहत दंडनीय जालसाजी करने के इरादे से सील प्लेट आदि बनाना या नकली बनाना या समान इरादे से किसी ऐसी सील प्लेट आदि को अपने पास रखना यह जानते हुए कि वह नकली है निपटाया जाता है। आईपीसी का सेक्शन 471, आईपीसी का सेक्शन 472, आईपीसी का सेक्शन 473 और आईपीसी का सेक्शन 474। तो इसका उत्तर होगा सी वाला, आईपीसी की धारा 473 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन 35,
यदि तथ्यों का एक ही सेट सिविल मुकदमे और आपराधिक मुकदमे को आकर्षित करता है तो क्या किया जाना चाहिए? ऑप्शन है ए, सिविल सूट पर रोक लगाई जानी चाहिए। ऑप्शन बी, आपराधिक मामलों पर रोक लगाई जानी चाहिए। ऑप्शन सी, सिविल मुकदमा रद्द किया जाए। ऑप्शन डी, दोनों को एक साथ किया जाना चाहिए। इसका आंसर होगा ए, सिविल सूट पर रोक लगाई जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36, किसी व्यक्ति को यह विश्वास दिलाने के लिए प्रेरित करने के कारण किया गया कार्य कि उसे दैवीय अप्रसन्नता का पात्र बना दिया जाएगा के अंतर्गत निपटाया जाता है। ऑप्शन ए, आईपीसी की धारा 506। ऑप्शन बी, आईपीसी की धारा 507। ऑप्शन सी, आईपीसी की धारा 508। ऑप्शन डी, आईपीसी की धारा 509। तो इसका आंसर होगा आईपीसी की धारा 508 के तहत। क्वेश्चन 37, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक न्याय मौलिक सिद्धांत है? ए, ऑडी अल्टेराम पार्टेम। बी, नलम टेम्पस घटित रिट्रेगी। सी, मेमो डिबेट एसे जुडेक्स इन प्रोपिया कासासुआ। और डी, दोनों, ए और सी दोनों। तो इसका आंसर होगा डी, ए सी दोनों। दोस्तों नेक्स्ट है 38, जहां एक शिकायतों का सवाल है, निम्नलिखित में से किस चरण के समन जारी किया जाता है? सीआरपीसी की धारा 200 पीसी, आईपीसी की धारा 203, सीआरपीसी की धारा 204, ए और सी दोनों। तो इसका आंसर होगा आईपीसी की धारा 204, सीआरपीसी की धारा 204 के तहत। 39वां क्वेश्चन, एक्स पर वाई द्वारा आपराधिक अपराध का आरोप लगाया गया था और मामला 12 वर्षों तक लंबित रहा। इस दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा एक भी गवाह पेश नहीं किया गया। इस मामले में भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लंघन किया गया? ए, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21 और डी होगा अनुच्छेद 25। तो इसका आंसर होगा सी, अनुच्छेद 21 के तहत उल्लंघन माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, आपराधिक धमकी के तहत निपटा जाता है। आईपीसी की धारा 506, आईपीसी की धारा 507, आईपीसी की धारा 508, आईपीसी की धारा 509। तो इसका आंसर होगा आईपीसी की धारा 506 के तहत निपटा जाता है धमकी के मामलों में। क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। श्री एक्स पर विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1947 की अधिसूचना के साथ पठित धारा 8(1) के उल्लंघन में भारत में सोना आयात करने के लिए मुकदमा चलाया गया था। यह तर्क दिया गया था कि अधिसूचना दिनांक 8 नवंबर 1962 की थी और आरोपी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं हो सकती थी, क्योंकि यह भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जबकि आरोपी 27 नवंबर 1962 को अपना देश छोड़कर चला गया था। दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है, विवाद को बरकरार रखा जाना चाहिए क्योंकि अज्ञानता की दलील वैध है। बी ऑप्शन है, विवाद को निरस्त किया जाना चाहिए क्योंकि अज्ञानता की दलील वैध नहीं है। सी है, मामले को बरकरार रखा जाना चाहिए क्योंकि आरोपी एक विदेशी नागरिक है। डी है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका ऑप्शन होगा बी, विवाद को निरस्त किया जाना चाहिए क्योंकि अज्ञानता की दलील वैध नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42, आजीवन कारावास दंडनीय अपराध करने के लिए गृह अत्याचार के तहत निपटा जाता है। आईपीसी का सेक्शन 448, आईपीसी का सेक्शन 449, सी है आईपीसी का सेक्शन 450 और डी है आईपीसी का सेक्शन 451। दोस्तों इसका ऑप्शन होगा सी, आईपीसी की सेक्शन 450 के तहत। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43, उच्च न्यायालय में एक निश्चित मामले में
एक वकील ने पुलिस उपनिरीक्षक ए के खिलाफ शिकायत की कि ए ने आधिकारिक क्षमता में एफ के खिलाफ कुछ मामलों की जांच के दौरान अपनी आधिकारिक क्षमता का प्रयोग करते हुए उस पर अत्याचार किया था। भारत सरकार 1910 की धारा 124 के तहत यह अपराध होगा। इन ऑप्शनों में से एक सही होगा। ए ऑप्शन, उच्च न्यायालय के पास अपराधी को बुलाने और दंडित करने का अधिकार क्षेत्र है। बी, उच्च न्यायालय को अपराधी को बुलाने और दंडित करने का अधिकार नहीं है। सी, उच्च न्यायालय को केवल अपराधी को बुलाने का अधिकार है। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन होगा दोस्तों बी, उच्च न्यायालय को अपराधी को बुलाने और दंडित करने का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किसे प्रत्येक देश की आपराधिक अदालतों के अधिकार क्षेत्र में हमेशा छूट प्राप्त है? ऑप्शन है ए, विदेशी संप्रभु राजदूत। बी, विदेशी दुश्मन विदेशी सेना युद्धपोत। सी, राष्ट्रपति या राज्यपाल। डी, वे सभी। इसका दोस्तों ऑप्शन सही वाला होगा डी, सभी। यानी जो सभी हैं, विदेशी संप्रभु राजदूत, विदेशी दुश्मन और विदेशी सेना और युद्धपोत, राष्ट्रपति और राज्यपाल, सभी जो है अपराधिक अदालतों के अधिकार क्षेत्र से हमेशा छूट में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 को देखेंगे। किसी डेक वाले जहाज या 20 टन वजन वाले जहाज को नष्ट करने या असुरक्षित बनाने के इरादे से की गई शरारत के तहत निपटा जाता है। ऑप्शन ए है आईपीसी की धारा 434, आईपीसी की धारा 435, आईपीसी की धारा 436 और आईपीसी की धारा 437। तो इसमें ऑप्शन सही वाला ऑप्शन जो है डी, आईपीसी की धारा 437 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, आईपीसी की निम्नलिखित में से कौन सी धारा संहिता के वाय क्षेत्रीय संचालन से संबंधित है? ऑप्शन ए 2 और 3, ऑप्शन बी है 3 और 4, ऑप्शन सी है 2 और 3 और ऑप्शन सी है 2 और 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2 और 3, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 47, फिरौती के लिए अपहरण आदि के अंतर्गत निपटा जाता है। आईपीसी की धारा 461, बी है आईपीसी की धारा 462 ए, आईपीसी की धारा 363 ए, आईपीसी की धारा 364 ए। तो इसका ऑप्शन होगा डी होगा आईपीसी की धारा 364 ए के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, आईपीसी की धारा 4 निम्नलिखित में से किस धारा पर लागू होती है? ऑप्शन है ए, भारत का कोई भी नागरिक भारत के बाहर या बाहर किसी भी स्थान पर। बी है जहाज या विमान पर कोई भी व्यक्ति भारत में पंजीकृत हो, चाहे वह कहीं भी हो। सी है ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका दोस्तों ऑप्शन होगा सी, ए और बी दोनों, यानी भारत का कोई भी नागरिक भारत के बाहर या किसी स्थान पर जहाज या विमान पर क्षमता पर पंजीकृत हो, चाहे वह कहीं भी हो। तो नंबर 49 को ध्यान से पढ़ेंगे। अपीलकर्ता के बेटे की शादी शिकायतकर्ताओं से हुई थी और अपीलकर्ता निर्विवाद रूप से मॉरिशस का नागरिक था और उसका बेटा और बहू कुवैत में रह रहे थे। शिकायतकर्ता द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट XYZ के समक्ष एक शिकायत याचिका दायर की गई थी, जिसमें उसके पति पर मानसिक यातना और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। अपीलकर्ता शिकायतकर्ता की सास, जिसे भी एक पक्ष बनाया गया था, इस आधार पर कार्रवाई को रद्द करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया कि मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया संज्ञान कानून की दृष्टि से गलत था, क्योंकि वह मॉरिशस की एक नागरिक थी। कथित अपराध कुवैत में किया गया था, जहां केवल कार्रवाई का कारण उत्पन्न किया हुआ था। दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होगा ए, पूरी कार्रवाई अवैध रूप से और क्षेत्राधिकार के बिना शुरू की गई और अदालत द्वारा की गई कार्रवाई रद्द की जा सकती है।
ऑप्शन बी है मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया संज्ञान और जारी की गई प्रक्रिया क्रम में। सी है ऐसे मामले में केवल पूर्व न्यायिक सिद्धांत ही लागू होगा। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ए। पूरी कार्रवाई अवैध रूप से और क्षेत्राधिकार के बिना शुरू की गई है और अदालत द्वारा की गई कार्रवाई रद्द की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 50, किसी पैकेज या माल वाले पत्र पर धोखाधड़ी से गलत निशान लगाना इस इरादे से कि यह विश्वास हो जाए कि इसमें वह सामान है इसमें नहीं है आदि के तहत निपटा जाता है। आईपीसी का सेक्शन 485, आईपीसी का सेक्शन 486, आईपीसी का सेक्शन 487, आईपीसी का सेक्शन 488। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा सी, आईपीसी का सेक्शन 487। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। पायरेसी कवर है। ऑप्शन ए ज्यूर जेंटियम, बी इंग्लैंड का वैधानिक कानून, सी है ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा सी, यानी कि पायरेसी कवर ज्यूर जेंटियम इंग्लैंड का वैधानिक कानून ये दोनों हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। मुद्रा नोटों या बैंक नोटों से मिलते जुलते दस्तावेज बनाना या उसका उपयोग करना इसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन है आईपीसी की धारा 489 डी, आईपीसी की धारा 489, आईपीसी की धारा 490, आईपीसी की धारा 491। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा बी, आईपीसी की धारा 489 ई के तहत। क्वेश्चन नंबर 53, किसी ऐसे व्यक्ति की देखभाल करने या उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बाध्य होना जो युवावस्था, मानसिक अवस्था, अस्वस्थता या बीमारी से असहाय है और स्वेच्छा से ऐसा करने से चूक जाना के तहत निपटाया जाता है। ऑप्शन है ए आईपीसी की धारा 489 डी, आईपीसी की धारा 489, आईपीसी की धारा 490 और आईपीसी की धारा 491। इसका सही ऑप्शन होगा डी, आईपीसी की धारा 491। क्वेश्चन नंबर 54, अधिनियम ए, बी और सी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध बनते हैं और वही अधिनियम ए, बी, सी धारा 408 दंड संहिता के तहत अपराध बनते हैं। इसलिए ऑप्शन ए अपराधी को दोनों अधिनियमों के तहत दंडित किया जा सकता है। अपराधी को बिल्कुल भी दंडित नहीं किया जा सकता है। अपराधी को दोनों में से किसी एक अधिनियम के तहत दंडित किया जा सकता है लेकिन दोनों में नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा सी, अपराधी को दोनों अधिनियमों में से किसी एक अधिनियम के तहत दंडित किया जा सकता है लेकिन दोनों में नहीं। क्वेश्चन नंबर 55, आजीवन कारावास से 10 वर्ष के कारावास से दंडनीय अपराध के आरोप की धमकी देना, जबरन वसूली और अपराध को अप्राकृतिक अपराध करने की धमकी दी गई है तो इसके अंतर्गत निपटाया जाता है। ऑप्शन ए आईपीसी की धारा 388, ऑप्शन बी आईपीसी की धारा 389 और ऑप्शन सी आईपीसी की धारा 390, ऑप्शन डी आईपीसी की धारा 391। इसका सही ऑप्शन होगा आईपीसी की धारा 388। नेक्स्ट क्वेश्चन 56वां, यदि डकैती सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच राजमार्ग पर की जाती है तो इसके अंतर्गत निपटा जाता है। आईपीसी का सेक्शन 390, आईपीसी का सेक्शन 391, आईपीसी का सेक्शन 392, आईपीसी का सेक्शन 393। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा आईपीसी का सेक्शन 392। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, आईपीसी की किस धारा को साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 के प्रावधान के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। ऑप्शन ए आईपीसी की धारा 5, ऑप्शन बी आईपीसी की धारा 4, ऑप्शन सी आईपीसी की धारा 3 और 5, ऑप्शन डी आईपीसी की धारा 6।
तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों 57 प्रश्न का सही ऑप्शन होगा डी, आईपीसी की धारा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, किसी व्यक्ति को धोखे से या घायल करने के इरादे से झूठी संपत्ति चिन्ह को उपयोग करने की इसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए आईपीसी की धारा 480, आईपीसी की धारा 481, आईपीसी की धारा 482, आईपीसी की धारा 483। इसका सही ऑप्शन होगा सी, आईपीसी की धारा 482 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, निम्नलिखित में से कौन अभिव्यक्ति की भावना को एक बार समझाने की व्याख्या करता है। आईपीसी की धारा 6 और 7, आईपीसी की धारा 6, आईपीसी की धारा 7, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा सी, आईपीसी की धारा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिवर्ती दायित्व की एक सीमा है। ऑप्शन ए कुछ अपराध अपने प्राकृत के कारण किसी निगम द्वारा नहीं किए जा सकते हैं। बी है किसी निगम पर शारीरिक दंड नहीं लगाया जा सकता है। सी हत्या का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। डी ए और सी दोनों। तो इसका ऑप्शन होगा डी, ए और सी दोनों। 61, किसी निगम का आपराधिक दायित्व तब उत्पन्न होता है जब निगम के व्यवसाय के दौरान उसके मामलों के नियंत्रण वाले व्यक्ति द्वारा कोई अपराध किया जाता है। बी एक अपराध निगम के व्यवसाय के दौरान नियंत्रण में रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है और विचार और इरादा निगम का विचार इरादा बन जाता है। दोनों ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा सी वाला, ए और बी दोनों ऑप्शन सही होंगे जो ऊपर से है। क्वेश्चन 62, किसी व्यक्ति को मृत्यु या कष्ट का भय दिखाकर जबरन वसूली करना इसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए आईपीसी की धारा 385, ऑप्शन बी आईपीसी की धारा 386, ऑप्शन सी आईपीसी की धारा 387, डी आईपीसी की धारा 388। इसका ऑप्शन होगा बी, आईपीसी की धारा 386 के तहत। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ, धारा 19 के तहत न्यायाधीश शब्द के लिए निम्नलिखित से कौन सा सत्य है। ऑप्शन ए आपराधिक तौर पर न्यायाधीश के रूप में नामित व्यक्ति को दर्शाता है। बी प्रत्येक व्यक्ति को दर्शाता है जो किसी भी कानूनी कार्यवाही नागरिक या आपराधिक में से एक निश्चित निर्णय देने के लिए कानून द्वारा सशक्त है। सी व्यक्तियों को एक समूह को दर्शाता है जो कानून निर्णय द्वारा देने के सशक्त है। डी वे सभी। इसका ऑप्शन होगा सभी, सभी होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64, डकैती करने या करने का प्रयास करते समय स्वेच्छा से चोट पहुंचाने वाले व्यक्ति या ऐसे ही डकैती में संयुक्त रूप से शामिल किसी अन्य व्यक्ति पर निम्नलिखित के तहत कार्रवाई की जा सकती है। आईपीसी की धारा 394, आईपीसी की धारा 395, आईपीसी की धारा 396 और आईपीसी की धारा 397 के तहत। तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा ए, ये वाला सही है, आईपीसी की धारा 394 के तहत। ऑप्शन 65, निम्नलिखित में से कौन सी धारा 19 में गढ़े गए शब्द न्यायाधीश की श्रेणी में नहीं आता है। ऑप्शन ए मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी पंचायत का सदस्य, ऑप्शन सी कलेक्टर, ऑप्शन डी व्यवसायी। तो इसका ऑप्शन तो होगा डी, व्यवसायी जो है नहीं आता है। क्वेश्चन 66, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने आईपीसी की धारा 21 में खंड 11 और स्पष्टीकरण 4 जोड़ा। अधिनियम 1920, कानून अनुकूलन आदेश 1950, अधिनियम सेकंड 1950, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1964।
इसका ऑप्शन होगा बी, कानून अनुकूलन आदेश 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत रखा गया था कि जहां एक बाद के अधिनियम में पर पिछले अधिनियम के प्रावधान शामिल होते हैं, वहां अंतर्विहित प्रावधान के बाद अधिनियम का एक अभिन्न और स्वतंत्र हिस्सा बन जाता है और किसी भी निरसन या संशोधन को पूरी तरह अप्रभावित होते हैं निवारण अधिनियम में लागू नहीं होता है। इसका ऑप्शन होगा ए, जहां आगामी अधिनियम और पिछला अधिनियम एक दूसरे के पूरक हैं। बी, जहां दोनों अधिनियम समसामयिक हैं और जहां पिछले अधिनियम का संशोधन या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक इरादे से उक्त प्रावधानों को बाद के प्रावधानों पर लागू करता है। सी है, जहां पिछले अधिनियम में संशोधन को यदि बाद के अधिनियम में शामिल नहीं किया गया है तो अधिनियम अव्यवहारिक और प्रभावी हो जाता है। ऑप्शन है डी, वे सभी। तो इसका ऑप्शन होगा डी, ये सभी जो है होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सी आईपीसी की धारा 22 की प्रथा और प्रक्रियाओं के प्रासंगिक नहीं है? ए ऑप्शन, लोक सेवक की परिभाषा प्रदान नहीं करता है। बी, कोई भी अदालत 197 CR के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार या राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के अलावा किसी लोक सेवक के खिलाफ किसी अपराध का संज्ञान नहीं ले सकती। सी है, सुरक्षा किसी व्यक्ति को उपलब्ध है यदि अपराध करने की तिथि पर वह बाद की इस्तीफे, बर्खास्तगी या यहाँ तक कि निष्कासन के बावजूद लोक सेवक था। डी, अतिरिक्त क्षेत्रीय प्रयोज्यता से संबंधित है लेकिन किसी मूल अपराध का प्रक्रिया को परिभाषित नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन होगा डी वाला, अतिरिक्त क्षेत्रीय प्रयोज्यता से संबंधित है लेकिन किसी मूल अपराध या प्रक्रिया की परिभाषित नहीं करता है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 69, एक्स एक संपत्ति का मालिक है और उस पर वाई का कुछ पैसा बकाया है। तो ऑप्शन ए, वाई के पास ऐसा करने का पूरा अधिकार है। एक्स का अपनी संपत्ति पर अधिकार नहीं है। सी, वाई चोरी का दोषी है। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा सी, चोरी का दोषी। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, दिल्ली में एक निश्चित मामले में अभियुक्त ने अपने बेटे की शादी एक बेटी के सज्जन से करने का प्रस्ताव रखा जो किसी और बच्चे से गर्भवती थी, एक तथ्य जिसे छुपाया नहीं गया। हालांकि उन्होंने इस तथ्य को छुपाया कि उनका बेटी एक मानसिक विकार से पीड़ित है। सज्जन ने अपनी बेटी की शादी अपने बेटे से की, फिर आरोपी एक दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि गलती तो सज्जन की बेटी की भी थी। गलत लाभ लेने के तत्व के कारण भी प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी का दोषी है। सी, आरोपी नहीं लगाया जा सकता क्योंकि भावी दुल्हे के संबंध में संपूर्ण तथ्य सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सज्जन की है। डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन होगा बी, गलत लाभ तत्व के कारण प्रथम दृष्टया अपराध धोखाधड़ी का दोषी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं। वकीलों द्वारा कथित तौर पर अनुमोदक को आरोपी के खिलाफ कोई बयान न देने के लिए दी गई सजा मौखिक धमकी या प्रलोभन। ऑप्शन ए, अपराध घटित करना। ऑप्शन बी, अपराध घटित होना नहीं है। ऑप्शन सी, न्यायालय के विवेकाधिकार को अपराध मानने के लिए आकर्षित कर सकता है। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अपराध घटित होना नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 72। आईपीसी की धारा 379 के तहत चोरी स्वीकार्य नहीं है यदि ऑप्शन ए, संपत्ति चल संपत्ति नहीं है। ऑप्शन बी, संपत्ति को इस तरह से लेने के लिए हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी, विषय वस्तु कोई संपत्ति नहीं है। ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो इसका दोस्तों आंसर होगा डी वाला, ए बी दोनों। 73, यदि अपीलकर्ता केवल अपने व्यक्तिगत कृत्यों के लिए दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी है तो
ऑप्शन ए आईपीसी की धारा 34 लागू की जा सकती है, आईपीसी की धारा 34 लागू नहीं की जा सकती है, आईपीसी की धारा 149 लागू की जा सकती है और आईपीसी की धारा 149 लागू नहीं की जा सकती है। तो इसका ऑप्शन होगा सही बी वाला, आईपीसी की धारा 34 लागू नहीं की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 74, जब सभी आपत्तिजनक तथ्य और परिस्थितियां अभियुक्त की बेगुनाही के असंगत पाई जाती हैं तो ऑप्शन ए अपराध का अनुमान उचित ठहराया जा सकता है, ऑप्शन बी अपराध के अनुमान को उचित ठहराया नहीं जा सकता है, ऑप्शन सी संदेह का लाभ दिया जा सकता है और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए वाला, अपराध का अनुमान उचित ठहराया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 75, किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यदि एक छात्र और एक शिक्षक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि शिक्षक ने अपनी आधिकारिक स्थिति का अनुचित लाभ उठाया है। गीजगंधा सोमैया बनाम कर्नाटक राज्य 2007, संजय बनाम महाराष्ट्र 2007, ओमकार प्रसाद वर्मा बनाम मध्य प्रदेश राज्य और कैलाश नाथ बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2007। तो इसका आंसर होगा सी ओमकार प्रसाद बनाम वर्मा बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2007। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 76, भारतीय दंड संहिता के तहत निम्नलिखित में से कौन चोरी के लिए उत्तरदायी है? 7 वर्ष से कम उम्र का बच्चा, ऑप्शन बी 8 वर्ष से कम उम्र का बच्चा, सी 7 से 10 साल की उम्र का बच्चा, 7 से 12 आयु का बच्चा जिसे समझ की परिपक्वता हो। तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा डी, 7 से 12 वर्ष से आयु का बच्चा जिसे समझ की परिपक्वता हो। क्वेश्चन नंबर 77, आपराधिक कानून के सामान्य सिद्धांत के तहत किसी व्यक्ति पर अपराध के लिए मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र इस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए वह स्थान जहां ऐसा व्यक्ति पाया जाता है, वह स्थान जहां स्थानीय क्षेत्र के भीतर अपराध किया गया हो, सी अपराध की राष्ट्रीयता हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन है बी वह स्थान जहां पर क्षेत्र के अंतर्गत भीतर अपराध किया गया हो। क्वेश्चन नंबर 78, आईपीसी के तहत छेड़छाड़ के अपराध के कारावास की राशि है, अवधि है। ऑप्शन ए 2 वर्ष का कारावास, ऑप्शन बी 1 वर्ष का कारावास, ऑप्शन सी 6 माह का कारावास, ऑप्शन सी डी 3 महीने का कारावास। तो इसका ऑप्शन होगा सही वाला 2 वर्ष का कारावास। प्रश्न 79, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि डॉक्टरों को केवल इसलिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता कि वह कुछ भी गलत हो गया है? ए मणिबेन बनाम गुजरात राज्य AIR 2010 SC 1961, बी दक्षिणी रेलवे अधिकारी बनाम भारत संघ AIR 2010 SC 1241, सी ऑप्शन है तामेश्वर बनाम राम विशाल AIR 2010 SC 1209, डी मलाया कुमार गंगुली बनाम शिव कुमार AIR 2010 1162। तो इसका दोस्तों सही ऑप्शन होगा डी मलाया कुमार गंगुली बनाम शिव कुमार AIR 2010 1162। 80, आईपीसी की धारा 195A के अनुसार जिसे आपराधिक कानून का संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा जोड़ा गया था, किसी भी व्यक्ति को झूठा सबूत देने के लिए अपराध का दंडनीय अपराध है। ऑप्शन ए 7 वर्ष का कारावास या जुर्माना दोनों, ऑप्शन बी 5 वर्ष तक कारावास या जुर्माना दोनों, ऑप्शन सी 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना दोनों और ऑप्शन डी है 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना दोनों। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए 7 वर्ष का कारावास या जुर्माना दोनों। क्वेश्चन नंबर 81, आईपीसी की धारा 153A के अनुसार जिसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा शामिल किया गया था, किसी भी जुलूस में जानबूझकर हथियार ले जाने, किसी सामूहिक ड्रिल, हथियारों के साथ सामूहिक प्रशिक्षण आयोजित करने या भाग लेने की सजा का प्रावधान है। इसके तहत दंडनीय अपराध है 6 महीने तक की कैद,
या रुपए तक जो 2000 हो सकता है। 3 महीने का कैद या 2000 रुपये जुर्माना। ऑप्शन सी 2 महीने की कैद या 2000 रुपये जुर्माना। ऑप्शन डी 1 महीने की कैद या 2000 रुपये का जुर्माना। इसका सही ऑप्शन होगा ए, 6 महीने की कैद और 2000 रुपये का जुर्माना। प्रश्नोत्तर नंबर 82 सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008-2009 का 27 अक्टूबर 2009 से प्रभावी हुआ, जिससे में धारा 464 में भारतीय दंड संहिता में संशोधन किया गया। इसमें इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन ए डिजिटल हस्ताक्षर, ऑप्शन बी दस्तावेजी हस्ताक्षर, ऑप्शन सी डिजिटल प्रमाण पत्र, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रमाणित हस्ताक्षर। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, डिजिटल हस्ताक्षर। 83 ए ने बी को मारने के इरादे से उसे जहर मिला हुआ हलवा मीठा व्यंजन दिया। बी ने 1 चम्मच खाया और किनारे रख दिया। सी जो वहाँ बैठा था उसने उठाया और खा लिया। सी मर गया। ए दोषी है, गैर इरादतन हत्या जो हत्या की श्रेणी में नहीं है। सी की हत्या का अपराध, यहाँ ए हत्या का दोषी नहीं है क्योंकि उसने कभी सी को मारने का इरादा नहीं किया था। डी गंभीर चोट पहुंचाना। इसका ऑप्शन होगा बी, सी हत्या का अपराध का दोषी है। प्रश्न संख्या 4 भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत परिभाषित शब्द हार्बर में शामिल नहीं। ऑप्शन ए किसी व्यक्ति को आश्रम प्रदान करना। ऑप्शन बी किसी व्यक्ति को परिवहन के साधन उपलब्ध करना। ऑप्शन सी किसी व्यक्ति को आशंका से बचने में सहायता करना। ऑप्शन डी अपराध के कमीशन से पहले उससे कमीशन प्राप्त करना। तो इसका सही आंसर होगा डी, अपराध के कमीशन से पहले उसे कमीशन की सुविधा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 85 जब एक महिला ने अपने बाथरूम में नहा रही थी तो एक्स ने उसकी तस्वीर अपने मोबाइल में कैद कर ली और उसे फेसबुक पर अपलोड कर दिया। एक्स द्वारा कौन सा अपराध कारित किया गया? यौन हमला, किसी महिला की गरिमा का अपमान करना, ताक झाँक करना, पीछा करना। तो इसका ऑप्शन होगा सी, ताक झाँक करना। क्वेश्चन नंबर 86 निम्नलिखित को पढ़ें ध्यान से। नंबर 1 डकैती में या तो चोरी होती है रंगदारी। बी चोरी का अपराध तब डकैती बन जाता है जब यह जीवन के लिए खतरे से जुड़ा हुआ होता है। अब इसको देखिए, ए सत्य है लेकिन 2 गलत है, एक सत्य है लेकिन 2 गलत है, एक सत्य है दोनों गलत, दोनों सत्य हैं। ए और दोनों गलत सत्य हैं, ए और 2 दोनों झूठ हैं। ठीक है, अब इसका ऑप्शन देखेंगे 86 में कौन सही है कौन गलत। दोस्तों इसका ऑप्शन होगा सी वाला, ए सी वाला, एक और दोनों सत्य है। यानी डकैती में चोरी होती है या रंगदारी भी होती है। चोरी का अपराध तब डकैती बनता है जब वह जीवन के खतरे से जुड़ा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 27 इसको पढ़े। भारतीय न्यायालयों के पास किसी भारतीय द्वारा किसी विदेशी देश में किए गए अपराध की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। भारतीय न्यायालयों को भारत में किसी विदेशी द्वारा किए गए अपराध की सुनवाई का अधिकार नहीं है। तो इसका ऑप्शन होगा एक सत्य है 2 गलत है, एक सत्य है 2 गलत, एक गलत है 2 सत्य है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो इसका ऑप्शन होगा सी वाला, एक दोनों सत्य हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित को पढ़ें। कहावत एक्टस मी इन वीटो फैक्टस नॉन एक्ट एक्टस आईपीसी की धारा चरण में लागू होती है। आईपीसी की धारा 95 में डिमिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स को शामिल किया गया है। ये दोनों सही है कि एक सही है, ये दूसरा गलत है कि दोनों गलत है, दोनों सही हैं। तो इसका ऑप्शन 88 का होगा सी वाला, दोनों सत्य। क्वेश्चन नंबर 89 किस मामले में भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अब समय आ गया है
जब आईपीसी की धारा 309 को संसद द्वारा हटा दिया जाना चाहिए? ए. अरोड़ा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ, जियान बनाम पंजाब राज्य, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन होगा ए. अरोड़ा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ बढ़ते हैं। जज को एक बाघ उठा ले जाता है। ये यह जानते हुए भी बाघ पर गोली चलाता है कि गोली जज को मार सकती है, लेकिन उसका इरादा जज को मारने का नहीं था। यह विश्वास में जज के लाभ का इरादा रखता था। एक ही गोली जज को प्राणघातक चोट देती है, ये दोषी होगा। खून का गैर इरादतन हत्या जो हत्या की श्रेणी में नहीं आती है, दुर्घटना से मृत्यु होना या कोई अपराध। तो इसका ऑप्शन होगा डी वाला, कोई अपराध नहीं बनेगा। 91 निम्नलिखित में से किस मामले में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने प्रकृति के आदेश के खिलाफ अपराध में एक आपराधिक कानून की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा? ऑप्शन ए. राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ, बी. चारू खुराना बनाम भारत संघ, सी. जया भादुड़ी बनाम भारत संघ, और डी. सुरेश कुमार खुशहाल बनाम भारत नान फाउंडेशन। तो इसका ऑप्शन होगा डी वाला, सुरेश कुमार खुशहाल बनाम नाज फाउंडेशन। 12 डकैती तब डकैती होती है जब डकैती करने वाले व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या होती है। ऑप्शन ए 10 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 6 व्यक्ति, 4 व्यक्ति। इसका ऑप्शन होगा कम से कम 5 व्यक्ति डकैती के लिए होने जरूरी है। बी. 93 शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ 2004 14 3 ACC1 निम्नलिखित मामला है। ए. अदालत के समझ झूठी गवाही देना, बी. राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ना, सी. मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलना, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा सी. मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलना। 94 नियोजन विशेषज्ञ होने का दावा करते हुए एक्स को कुछ रसायन दिया। केमिकल खाने के बाद एक्स के घर में पल रहा बच्चा घर में ही गिर जाता है। ए ने प्रतिबद्ध किया है, कोई अपराध नहीं, हत्या का अपराध, गैर हत्या का अपराध, गर्भपात कराने का अपराध। इसका ऑप्शन होगा डी. गर्भपात कराने का अपराध। 95 ये सिविल सेवा में होने का झूठा दावा करके जानबूझकर जज को धोखा देता है और इस तरह बेईमानी से जज को उस सामान को उधार लेने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए वह भुगतान नहीं करना चाहता। ए ने प्रतिबद्ध किया, व्यक्तिगत द्वारा धोखाधड़ी, जबरन वसूली, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा बी. धोखाधड़ी का अपराध। क्वेश्चन नंबर 96 निम्नलिखित को पढ़ें। 1 आर.बी. मैग्नाटन बचाव के रूप में पागलपन से संबंधित मामला। 2 आर बनाम गोविंदा समान इरादे से जुड़ा मामला। एक सत्य है, 2 गलत है, एक गलत है, 2 सत्य हैं, दोनों में से एक सत्य है, एक गलत है। इसका ऑप्शन होगा ए वाला, एक सत्य है, 2 गलत। ए अस्वस्थता के प्रभाव में बी को मारने का प्रयास करता है। बी ने अपने बचाव के प्रयास में ए को गंभीर चोट पहुंचाई। यहाँ ए हत्या के प्रयास के लिए उत्तरदायी है और बी चोट पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है। बी ए कोई अपराध नहीं करता है, बी कोई गंभीर अपराध करता है। सी बी कोई अपराध नहीं करता है और ए हत्या के प्रयास के लिए उत्तरदायी है। डी ए और बी दोनों हत्या के दायित्व से छूट जाते हैं। इसका ऑप्शन होगा डी सही, ए बी दोनों दायित्वों को छूट दी गई। 98 निम्नलिखित किस में से की धारा तैयारी का दंडनीय अपराध है? आईपीसी का धारा 121, 125, 398, 122, 125, 399, 122, 126, 399, 121, 126, 198। इसका सही ऑप्शन होगा सी 121, 126, 398। और सबसे 99 कौन सा किसी व्यक्ति को आपराधिक रूप से उत्तरदायी बनाने के लिए अनिवार्य योग्यता गैर नहीं है?
एक्टसरी, मेलसरी, मकसद, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन होगा सी, मकसद। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभयानंद 100। अभयानंद मिश्रा बनाम बिहार राज्य में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय लिखित में से किस अपराध से संबंधित है? ऑप्शन ए, आईपीसी की धारा 420, 511, आईपीसी की धारा 511, आईपीसी की धारा 420, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ये वाला, आईपीसी की धारा 420 और 511। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों ने 1 से 100 तक की क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को देखा, तो आशा करते हैं इस वीडियो देखने के बाद आप किसी भी परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को से जुड़े रहें। धन्यवाद।